नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बायोमैकेनिक्स ऑफ हिप जॉइंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाला जो एपिसोड था उसमें हमने काइनेमैटिक्स कवर कर लिया था। बायोमैकेनिक्स ऑफ हिप जॉइंट बहुत आसान है। इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? इसमें हम कवर करेंगे सिंगल लेग स्टैंडिंग विथ अफेक्टेड साइड लॉन्गर। थर्ड है सिंगल लेग स्टैंडिंग विथ शॉर्टर अफेक्टेड साइड। एंड फाइनली इफेक्ट ऑफ केनिंग बाय लीवर अप्रोच। सबसे पहली बात, हिप जॉइंट इज अ फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर आप जानते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर ब्रशअप कर देता हूँ। एक लीवर में एक फलक्रम होता है, एक वेट होता है और एफर्ट होता है। ठीक है, जब फलक्रम वेट और एफर्ट के बीच में रहे तो उसे हम फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं। तो हमारा हिप जॉइंट भी एक फर्स्ट क्लास लीवर है। इसे मैं इस डायग्राम से आपको समझा देता हूं। हमारा हिप जॉइंट है वो हो गया हमारा फलक्रम। ठीक है, हिप जॉइंट में मोशन के लिए, एब्डक्शन मोशन के लिए ये मसल्स का पुल जरूरी है, यानी कि ये मसल फोर्स है और ये है हमारा एफर्ट, इसे हम एफर्ट कहेंगे। फिर हमारा जो बॉडी वेट है जो हमारे स्पाइन के बीच से गुजरता है, ये बॉडी वेट जो है ये हमारा वेट फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हैं, अगर मैं एफर्ट आर्म और फलक्रम को ज्वाइन कर दूं और फलक्रम और वेट को ज्वाइन कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि फलक्रम जो है वो एफर्ट और वेट के बीच में लाई करता है। इसीलिए हम इसे फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से चलिए हम सिंगल लेग स्टैंडिंग में हमारे हिप में कैसे इफेक्ट करता है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको वो फर्स्ट क्लास लीवर वाला ड्राइंग यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा हिप जॉइंट फलक्रम है। ये मसल्स जो है इसे मैं मसल फोर्स लिख देता हूँ MF, जो कि एक तरह से एफर्ट है। फिर हमारे स्पाइन के थ्रू हमारा बॉडी वेट गुजरता है, इसे मैं BW लिखता हूँ, बॉडी वेट। और फलक्रम और ये जो वेट है इसका जो डिस्टेंस है ये इसको हम कट कर देते हैं, और एफर्ट और फलक्रम को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एफर्ट आर्म बन जाता है और ये हमारा वेट आर्म बन जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मसल फोर्स इनटू एफर्ट आर्म। ठीक है, ये मसल फोर्स इनटू दिस एफर्ट आर्म इज इक्वल टू वेट आर्म इनटू बॉडी वेट। ठीक है, वेट आर्म यानी कि ये जो डिस्टेंस है फलक्रम से वेट से हम वेट आर्म बोले तो वेट आर्म इनटू बॉडी वेट। तो ये फॉर्मूला से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एफर्ट आर्म है वो लगभग वेट आर्म से छोटा है। यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली बोलूं तो वेट आर्म इज इक्वल टू 2 एफर्ट आर्म, ट्वाइस एफर्ट आर्म। ठीक, तो अगर हम इसको इस फॉर्मूला में फिट करते हैं, मसल फोर्स इनटू एफर्ट आर्म, ठीक है, देन वेट आर्म इज इक्वल टू 2 एफर्ट आर्म इनटू बॉडी वेट। तो यहाँ पर एफर्ट आर्म और एफर्ट आर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मसल फोर्स इज इक्वल टू 2 बॉडी वेट, 2 टाइम्स बॉडी वेट। तो इस चीज का क्या मतलब हुआ, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि जब हम सिंगल लेग स्टैंडिंग में खड़े होते हैं तो हमारा मसल्स को बॉडी वेट का ट्वाइस फोर्स से एक्ट करना पड़ता है हमारे पोस्चर को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, जब हम मिड स्टैंस फेज में आते हैं, ठीक है, मिड स्टैंस फेज यानी कि हमारा पूरा बॉडी का जो वेट है वो एक सिंगल लेग के ऊपर में आएगा। ठीक है, तो उस समय में क्या होता है कि मसल फोर्स तो रहता ही रहता है। ठीक है, मसल फोर्स तो रहता ही रहता है, साथ में बॉडी वेट भी रहता है। ठीक है, तो एक तरह से हमारे हिप जॉइंट के ऊपर में मसल फोर्स प्लस
बॉडी वेट, दो फोर्स मिल रहता है, एक्ट करता है। तो हमारे इस फॉर्मूला से हमें पता चल गया कि मसल फोर्स इज 2 टाइम्स बॉडी वेट। तो यहाँ पर फिर से हम और एक बॉडी वेट को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है 3 टाइम्स बॉडी वेट। यानी कि मिड स्टैंस के समय में हमारे हिप जॉइंट के ऊपर में 3 टाइम्स बॉडी वेट प्रेशर वहां पर पड़ता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हमारे हिप जॉइंट में आर्थराइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है जिसमें हम सिंगल लेग स्टैंडिंग में तो खड़े तो होते हैं, लेकिन जो अफेक्टेड साइड है दैट इज लॉन्गर। यानी कि यहाँ पर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी होता है। जो अफेक्टेड लेग है वो नॉर्मल लेग से थोड़ा सा उसका लेंथ लंबा रहता है। ये कॉक्सा वेल्गा जैसे कंजेनिटल कंडीशन में ये देखा जाता है। ये दूसरे कंडीशंस में भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद भी आपको लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी दिखाई देता है। तो मान लीजिए जिस लेग में हम खड़े हैं वो लेग लंबा है देन नॉर्मल लेग, तो उसमें किस तरह से हमारे हिप जॉइंट में इफेक्ट करेगा। ये हमारा फलक्रम हो गया, ये हमारा मसल फोर्स हो गया, ये एफर्ट है। यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नॉर्मल साइड शिफ्ट हो जाएगा। जब हम नॉर्मल स्टैंडिंग में थे तो ये हमारे सेंटर से गुजर रहा था, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बॉडी वेट। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो वेट आर्म है उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि वेट आर्म बिकम्स 3 टाइम्स द एफर्ट आर्म। तो इसको मैं फॉर्मूला में लगा करके समझाता हूँ। मसल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म इज इक्वल टू वेट आर्म मल्टीप्लाइड बाय बॉडी वेट। तो यहाँ पर क्या है कि वेट आर्म इज 3 टाइम्स द एफर्ट आर्म। ठीक है, इसे फॉर्मूला में लगा देते हैं। मसल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफर्ट आर्म इनटू बॉडी वेट। तो यहाँ पर एफर्ट आर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मसल फोर्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स बॉडी वेट। यानी कि इस पोजीशन को स्टेबलाइज करने के लिए मसल फोर्स को बॉडी वेट का 3 टाइम्स फोर्स से एक्ट करना पड़ रहा है इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें होता है क्या कि सिंगल लेग स्टैंडिंग यानी कि जो मिड स्टैंस फेज में जो प्रेशर पड़ेगा हमारे हिप जॉइंट के ऊपर में दैट बिकम्स मसल फोर्स प्लस बॉडी वेट। ठीक है, हमारा मसल फोर्स यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाता है बॉडी वेट का प्लस ये बॉडी वेट, तो एक से दैट बिकम्स 4 टाइम्स बॉडी वेट। यानी कि अफेक्टेड साइड अगर लॉन्गर है तो मिड स्टैंस फेज में हमारे हिप जॉइंट के ऊपर में 4 टाइम्स बॉडी वेट प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो ये भी कारण बन जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के लिए। तो जो थर्ड जो कंडीशन है इसमें अफेक्टेड साइड जो है वो शॉर्टर है। ठीक है, ये है फलक्रम, ये है मसल फोर्स, ये है एफर्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अफेक्टेड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इसका जो बॉडी वेट है वो अफेक्टेड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे जो वेट आर्म का जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये एफर्ट। तो फिर से इसको हम फॉर्मूला में लगाते हैं। मसल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म इज इक्वल टू वेट आर्म इनटू बॉडी वेट। वेट आर्म इज इक्वल टू ट्वाइस एफर्ट आर्म, या फिर दैट इज लेस देन ट्वाइस एफर्ट आर्म। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला में लगा देते हैं। मसल फोर्स इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू, इसको हम ट्वाइस एफर्ट आर्म लिख देते हैं और यहाँ पे बॉडी वेट। तो यहाँ पर एफर्ट आर्म कैंसिल हो जाएगा, तो
मसल फोर्स इज इक्वल टू या फिर लेस देन ट्वाइस बॉडी वेट। ठीक है, तो मिड स्टैंस फेज में जो इसका हिप जॉइंट के ऊपर में जो इफेक्ट रहेगा, प्रेशर पड़ेगा, दैट विल इक्वल टू लेस देन 3 बॉडी वेट। यानी कि जब हम शॉर्टर साइड में खड़े होते हैं और मिड स्टैंस फेज में हमारे शॉर्टर साइड में हिप जॉइंट के ऊपर में प्रेशर जो है वो कम पड़ता है, दैट इज लेस देन 3 बॉडी वेट। इससे पहले हमने जब नॉर्मल स्टैंडिंग में हमने जो नॉर्मल सिंगल लेग स्टैंडिंग में हमने जो पढ़ा था वो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स बॉडी वेट, लेकिन यहाँ पर इट इज लेस देन 3 टाइम्स बॉडी वेट, यानी कि यहाँ पर हमारा फोर्स जो है वो कम पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये मिड स्टैंस के समय की बात हो रही है। मिड स्टैंस में ये 3 टाइम्स बॉडी वेट से कम प्रेशर पड़ता है हिप जॉइंट के ऊपर में। लेकिन जब हम स्टैटिक पोजीशन में आ जाते हैं, जब हम शॉर्टर साइड में खड़े रहते हैं स्टैटिक पोजीशन में, तो उसके ऊपर में प्रेशर ज्यादा पड़ता है। ठीक है,